अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ यशवीन जमाल। आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज के इस व्लॉग में कुछ बात करेंगे गज़ा में जारी इजरायली बर्बरियत के हवाले से। सीज़ फायर जैसे ही ख़त्म हुआ, ये कहा गया इजरायलियों की तरफ से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आकर कहा गया कि हमारी अलार्म क्लॉक्स जो हैं वो तैयार हैं, वो हमने लगा के रखी हुई हैं और जैसे ही अलार्म बजेगा यानी कि गज़ा में सीज़ फायर का जो गिवन मुकर्ररा वक्त है वो ख़त्म होगा, हम साथ ही हमलावर हो जाएंगे। और फिर हमने देखा कैसा ही हुआ। तो कुछ क्या सूरत हाल है अभी तक की वहां पर, उस पर बात करेंगे। पाकिस्तान की अंदरूनी सूरत-हाल पर बहुत सारी खबरें थी जिस को मैंने कल के रात के व्लॉग के अंदर मेंशन किया, उन पे बात की। थोड़ा-सा बात करना चाह रही हूँ मैं मुनिस इलाही साहब के हवाले से। मुनिस इलाही साहब की ना कोई बड़ी दबंग किस्म की मैं कहूँगी ट्वीट जो है वो कुछ दिनों के बाद आ जाती है। वो अपने वालिद की सूरत-हाल के हवाले से, अपने जो सियासी मामलात हैं उनके हवाले से बड़े खुल के बोलते हैं। वो कहाँ हैं खुद, थोड़ा-सा इस पर भी बात करेंगे और जो कुछ वो कह रहे हैं उस पर भी बात करेंगे। गिरफ्तारियों का और नज़रबंदियों का और लोगों को उठाए जाने का, लोगों के मिसिंग होने का, कुछ लोग अभी ऐसे हैं जो कि जेलों के अंदर हैं, वो क्यों हैं? ये सिलसिला हम देख रहे हैं कि इस मुल्क में जारी है। असद कैसर साहब की एक केस में ज़मानत हुई थी, तो लगा था कि वो वापस बाहर आने वाले हैं, लेकिन हमने देखा कि खान साहब की तर्ज के ऊपर ही और भी जो जैसे कुछ खवातीन पीटीआई की इस वक़्त ज़ेर हिरासत है, उन्हीं की तर्ज के ऊपर जैसे ही एक केस में ज़मानत हुई, एक और में गिरफ्तारी डल गई और वो बाहर नहीं आ सके। तो कुछ इस इश्यू पर भी बात करेंगे। थोड़ा-सा अगर इज़राइल के हवाले से ही शुरू कर लें, कुछ इन्फॉर्मेशन है, पहले तो वो आपके साथ शेयर कर लेते हैं। जब से सीज़ फायर खत्म हुआ है, यानी कि जंगबंदी का जो ऐलान था वो खत्म हुआ है, उसके बाद से 2 दिन के अंदर, ये पिछले 2 ही दिन हुए हैं, जो शहीद होने वालों की तादाद है 200 लोग जो हैं वो शहीद हो चुके हैं और 600 के करीब जो है वो ज़ख्मियों की तादाद बताई जा रही है। अगर ओवरऑल इस वक़्त शहादतों की बात करें, वैसे तो जो कुछ फिगर्स हैं, कुछ ज़राए हैं, वो दु 20,000 तक भी शहादतें रिपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन जो बिल्कुल ही अगर एक हतमी एक ऑफिशियल आप समझिए कि वो निकाला गया है, एक फिगर निकाला गया जो कुछ न्यूज़ नेटवर्क है, उन्होंने कुछ शुमार जो है वो शेयर किए। अगर वो मैं आपके साथ शेयर कर लूँ तो उनके मुताबिक 15,000 शहादतें जो हैं वो अभी तक हो चुकी हैं फ़लस्तीन में, जबकि 37,000 37,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी जो हैं वो इस वक़्त ज़ख्मी हैं। उसके अंदर लोग कितने क्रिटिकल हैं, क्या सूरत-हाल है उसकी ज़ाहिर है किसी किस्म की कोई तफ़सीलात अभी तक जो है वो हमारे पास नहीं है। अच्छा, इज़राइल जो है वो एक तरफ तो बमबारी का सिलसिला जारी रखे हुआ है, दूसरा हमने ये देखा कि इज़राइल की तरफ से ये कहा गया कि वो चाहता है कि गज़ा पट्टी को एक बफर ज़ोन के तौर पर अब वो इस्तेमाल करे और उसको बफर ज़ोन जो है वो बना दिया जाए। उसका कहना ये है जी कि वो चाहते हैं कि हमास को गज़ा से इज़राइली हमलों पर रोका जाए और रोकने का तरीका ये है कि ये जो स्ट्रिप है, ये जो पट्टी है, इसको बफर ज़ोन बना दिया जाए। अच्छा, सहाफ़ियों के हवाले से बात करें, क्योंकि मैं शहादतों की बात कर रही हूँ, कितने लोगों की इस वक़्त शहादतें वहाँ पर हुई हैं, तो मेरा ख़्याल है कि शायद दुनिया की पहली ही जंग है जिसके अंदर इतनी बड़ी तादाद में वो लोग भी शहीद हुए जो कि सिर्फ़ वहाँ पर ख़बर पहुँचाने के मकसद से उस इलाके में मौजूद थे। 70 की तादाद जो है वो बताई जा रही थी और आज एक और शहादत के बाद 71 जो है वो सहाफ़ी बताए जा रहे हैं कि जो ऑलरेडी गज़ा में शहीद हो चुके हैं। इसके अंदर अगर हम बात करें गज़ा में कौन-कौन शहीद हो रहा है, तो उसके अंदर न्यू बॉर्न से लेकर, बच्चों से लेकर, निहत्ती सिविलियन औरतों से लेकर, एजुकेशनिस्ट, डॉक्टर्स, जर्नलिस्ट, सब वो लोग जो कि वॉर से एग्ज़ेम्प्ट होते हैं, जिनको इस्तिस्ना होता है जंगों के अंदर, इम्यूनिटी हासिल होती है, उन सबको जो है वो बिला झिझक बेदरीग जो है वो निशाना बनाया जा रहा है। और मैं हमेशा ये बात कह रही हूँ और मुसलसल कह रही हूँ और सभी कह रहे हैं कि इज़राइल को पूछने वाला इस दुनिया के अंदर मैं समझती हूँ कि अभी इस वक़्त कोई भी नहीं है। तुर्किया के जो सदर हैं रजब तय्यिप एर्दोग़ान, उन्होंने कहा है जी कि हमास को किसी भी सूरत दहशतगर्द नहीं कहा जा सकता, कोई चाहे कुछ भी कहे। और ब्राज़ीलियन सदर जो हैं उन्होंने ये रिएक्शन दिया, उन्होंने कहा है कि गज़ा में जो कुछ इज़राइल कर रहा है वो जंग नहीं उसको कहा जा सकता, वो सादा जंग नहीं है, वो जेनोसाइड है। तो जहाँ पर दुनिया में कहीं न कहीं ये आवाज़ें उठ रही हैं कि जेनोसाइड है, सादा जंग नहीं है, वहीं पर हम देख रहे हैं, मैं तो अभी तक मुझे जब तस्वीर आ रही हैं, वहाँ के एजेंडाज़ शेयर हो रहे हैं, इज़राइली सदर का कॉप 28 में ये माहौलियाती कॉन्फ्रेंस जो है उसमें मौजूद होना और दुनिया के सभी रहनुमाओं का उनके साथ वहाँ खड़े होकर तस्वीर खिंचवाना और इस बात के ऊपर कोई रिएक्ट ना करना, मैं बिल्कुल इस बात को ना हज़म कर पा रही हूँ, ना हज़म करना चाहती हूँ। मैं ये कहना चाहती हूँ वहाँ पे मौजूद सभी रहनुमाओं से कि उनको भी अपने आप पर अफ़सोस होना चाहिए। मैं बार-बार ये कह रही हूँ कि सब कुछ पहले से प्लान्ड होता है, मुझे बिल्कुल इस बात का इदराक है, मुझे सारे डिप्लोमैटिक नॉर्म्स की अंडरस्टैंडिंग है। जो कुछ इज़राइल कर रहा है वो ह्यूमैनिटेरियन बुनियादी नॉर्म्स के खिलाफ है। तो जब वो एक चीज़ से सूरत-हाल के अंदर इस तरीके से बिहेव कर रहे हैं, तो फिर हमें भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिएक्शंस दुनिया को दिखाने की ज़रूरत है। लेकिन हम तो सारे एक लाइन में खड़े हो गए उनके साथ।
जस्ट एज गुड और बैड। 140 ममालिक के सरबराहान या डिफरेंट कैपेसिटी में अथॉरिटीज के जो लोग हैं वो मौजूद हैं COP28 में, हमें इस बात को भूलने की जरूरत नहीं है। और उनमें से किसी के अंदर ये जरूरत नहीं थी कि वो थोड़ा सा स्नप कर देते या वॉकआउट करते या रिफ्यूज कर देते। हमारे अपने प्राइम मिनिस्टर चले गए, मैं किसी और को इस बारे में क्या कह सकती हूँ। आई एम ऑनेस्टली एट अ शॉर्ट लॉस ऑफ वर्ड्स कि इस तरह की जो बातें हैं उसके अंदर हम जो है वो क्या करें। अच्छा, दुनिया भर में मुजम्मतें जैसे मैं कह रही हूँ, या वो एक अमरीकी सहाफी हैं, उन्होंने अपना आलमी सहाफ़ती अवार्ड उनको मिला, जो उन्होंने फ़लस्तीन के 70 सहाफ़ियों के नाम किया जो कि शहीद हुए हैं इस जंग के अंदर। जकार्ता में, इंडोनेशिया में लाखों अफ़राद जो हैं वो फ़लस्तीन के हक़ में इज़हार यकजहती के लिए निकले हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स की इमारत के बाहर सैकड़ों अफ़राद ने फ़लस्तीन की हिमायत में मुज़ाहिरा किया। अच्छा, अमरीकी अवाम जो है वो हम देख रहे हैं कि बड़ी एनलाइटेंड है। वो नॉर्मली लोग समझते हैं कि अमरीकी अवाम डिस्कनेक्टेड होती है दुनिया से, उनकी हुकूमत सरबराहान जो मर्ज़ी कर रहे हो, अमरीकी अवाम को किसी चीज़ की फ़िक्र नहीं होती। लेकिन इस इश्यू में हमने देखा कि बड़े-बड़े मैसिव मुज़ाहिरे जो है वाशिंगटन में, न्यूयॉर्क में, अमेरिका भर में हुए हैं, और अवाम जो है वो बार-बार इस बात का जो है वो इंडिकेट कर रही है अपने भी रहनुमाओं को और अपने हुक्मरानों को कि अवाम इस जेनोसाइड को, इस कत्ले-आम को सपोर्ट नहीं करते। अच्छा, थोड़ा-सा मज़ीद अगर आगे बढ़ें तो एक सर्वे हुआ है अमेरिका के अंदर, और जैसे मैंने कहा कि अमेरिकी अवाम से किए गए सर्वे में 43% जो अमेरिकी लोग हैं उन्होंने ये राय दी है कि इजरायली जो फौज है वो इस वक्त नाज़ी फोर्स की तरह बिहेव कर रही है फिलिस्तीनियों के साथ। 36% अमेरिकियों ने तबसरा करने से गुरेज किया है। जैसे मैंने कहा कि एक तासुर है अमेरिकियों के बारे में कि वो दुनिया में क्या कुछ हो रहा है उससे डिस्कनेक्टेड अपनी दुनिया में मगन रहते हैं। तो आई थिंक कि ये सर्वे उसी बात की अक्कासी करता है। और 21% अमेरिकी ने इस मफरूजे को गलत समझा है कि नाज़ी फोर्स की तरह नहीं बिहेव कर रही है जो इजरायली फोर्स है। तो आई थिंक वो जैसे मैंने कहा कि जो मेजोरिटी है वहां पर वो इस वक्त इस बारे में बात भी कर रही है, वो एक राय रखती है, उस राय का इजहार भी कर रही है। एक अच्छी फेयर मेजोरिटी अगेन है जो कि बात नहीं करना चाहती इस इशू पर, और ये एक टिपिकल अमरीकी रवैया है। लेकिन दुनिया भर में, मैंने अभी जकार्ता इंडोनेशिया की मिसाल दी, बर्तानिया में बड़े बड़े मुजाहरे हुए हैं, ईरान के अंदर बहुत मैसिव मुजाहरे हुए हैं। दुनिया भर से इस चीज की मजम्मत का सिलसिला जारी है, लेकिन मैं ये देख रही हूँ कि उसका कोई फायदा प्रैक्टिकल शायद फिलिस्तीनी हमारे बहन भाइयों को नहीं हो रहा। तो आई थिंक इट्स अबाउट टाइम। जो आज की कोई अपडेट्स थी वो तो मैंने आपके साथ शेयर की, लेकिन साथ ही साथ हमें मुसलसल कंडेम करना है जो ओप्रेसर इसराइल है, जो कातिल इसराइल है, उसका चेहरा भी लोगों को दिखाना है। ये जरूरी है इस इशू पर बात करना। मैं तो अपने मीडिया से भी अपील करूंगी कि जहां हमारे पास 40-40 मिनट का एयर टाइम होता है, कंटेंट टाइम होता है, उसके अंदर से 10 मिनट अगर हम हर रोज फिलिस्तीन पर निकालें तो मेरा ख्याल है इतना हिस्सा तो हम इस जंग में, उस जहाद में डाल ही सकते हैं, अगर इससे ज्यादा नहीं डाल सकते। थोड़ा-सा आखिर में बस ब्रीफ ही बात करूँगी इसके ऊपर। नैब की जो है वो उन्होंने कहा जी कि नैब की तरफ से जो प्रेस रिलीज़ आई है, उन्होंने कहा जी कि मेरे वालिद को करप्शन में मुलव्विस नैब ने करार दिया है। मुन्नी सलाई साहब की मैंने इब्तिदाई में बात की थी, उन्हीं का ज़िक्र कर रही हूँ, और उन्होंने कहा कि जो रेफ़रेंस दायर किया है, वो पहले जो नैब की अपनी अदालती कार्रवाई है, ज़रा उस पे नज़र-षानी कर लें, गौर कर लें। क्योंकि नैब ने तो इस बात को जाकर कहा है जी कि हमने कोर्ट में कहा है माज़ी में कि जी हमने तो बड़ा हर तरीके से इन्वेस्टिगेट किया है। हमें कोई भी सिरा नहीं मिला ऐसा जो कि करप्शन का इन लोगों के साथ मिलता है। उन्होंने कहा जी कि वो जो कोई 1 मिलियन यूरोज़ का जो कोई मामला है, वो तो मेरी ज़ाती मिल्कियत है। उसका वो सारे डिक्लेयर्ड हैं इलेक्शन कमीशन के साथ, तो उसके अंदर तो कोई रॉन्ग डूइंग, कोई करप्शन का मामला है ही नहीं। तो फिर किस बात के ऊपर जो है वो हमें इस तरीके से कॉर्नर किया जा रहा है। उन्होंने कहा जी कि एतराफ़ किया है नैब ने खुद कि हम बेगुनाह और बेकसूर हैं, सारा मामला अपनी जगह दुरुस्त। मैंने कहा ना कि मुन्नी सलाई साहब की बड़ी दबंग स्टेटमेंट्स आती हैं मुझे लगता है। लेकिन मेरे लिए एज़ समवन जो कि ज़ाहिर है हर इंसान को अपने वालिदैन बहुत अज़ीज़ होते हैं। एक सर्टेन एज से आगे जाके वालिदैन जब बुज़ुर्ग हो जाते हैं तो औलाद जो है उनको लेके थोड़ी सेंसिटिव भी हो जाती है। मुझे मुन्नी सलाई साहब ऑनेस्टली समझ नहीं आ रहे कि उनके बुज़ुर्ग वालिद जो कि उनके बकौल बीमार हैं, उनकी सेहत अच्छी नहीं है, वो जेल में हैं। मुन्नी सलाई साहब को लगता है कि शायद जो बेहतरीन काम वो कर सकते हैं वो ये है कि वो पाकिस्तान से बाहर रहकर ट्विटर के ऊपर जंग लड़ें और जेल में सड़ने के लिए वालिद साहब हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मुझे ऑनेस्टली समझ में नहीं आता कि मैं मज़ीद इससे ज़्यादा क्या कहूँ। मुन्नी सलाई साहब को खुद वापस आ जाना चाहिए, और अगर उनके पैसे लीगल हैं, उनकी अपनी मिल्कियत है, जो वो डिक्लेयर कर चुके हैं, तो डर किस बात का है? डिक्लेयर्ड पैसा है, आएँ, आके साबित करें, कम से कम अपने वालिद साहब को तो इस अज़ियत से छुटकारा दिलाएँ, या कम से कम इतना तो करें कि उनके साथ जेल जाएँ ताकि पता लगे कि आप अपने वालिद के साथ प्रॉपर इन रियल वर्ड्स, इन रियल टर्म्स जो है इज़हार-ए-यकजहती कर रहे हैं और उनके साथ, क्योंकि ये बात हम सुनते रहे कि खान साहब भी बड़े इम्प्रेस्ड हैं मुन्नी सलाई साहब से, उनकी तर्ज़ सियासत से, उनकी सोच और विज़न से। खान साहब बड़े मुतरिफ़ हैं मुन्नी सलाई साहब के, लेकिन खान साहब तो जेल में बैठे हैं और सुना है कि डटे हुए हैं, पर मुन्नी सलाई साहब बाहर जाके डट गए हैं। वो पाकिस्तान के अंदर रह के उन्होंने डटना जो है पसंद नहीं किया। अच्छा, और थोड़ा-सा असद कैसर साहब का मामला,
असद कैसर साहब को तिब्बी आलात की खरीदारी के अंदर कोई करप्शन का केस है जिसमें मुलविस करार दिया गया था, और उसको लेकर वो अभी जेल में थे। उसी मामले को लेकर उस केस के अंदर जमानत अप्लाई की थी, जमानत आज ग्रांट कर दी गई। जमानत ग्रांट करने के फौरन बाद उनको दोबारा अरेस्ट कर लिया गया इस बुनियाद के ऊपर के 9 और 10 मई के जो वाकयात हैं उनके अंदर वो मुलविस पाए गए, और उससे जुड़ी एक FIR भी मौजूद है। तो उस FIR की बुनियाद पर असद कैसर साहब जो है उनको दोबारा से, मैंने अगर पहले असद उमर का तो माजरत चाहती हूँ, असद कैसर साहब की बात करी, असद कैसर साहब जो है उनको दोबारा से हिरासत में ले लिया गया है। तो असद कैसर साहब जब लेके जाए गए थे तो उस वक्त भी समझा जा रहा था कि देखना पड़ेगा कि किन केसेस में उनको लेके जाया गया है और क्या उनके लिए कोई क्या कानूनी मामलात होते हैं। जमानत हुई तो ये तासुर जाने लगा कि शायद असद कैसर साहब की वापसी का सामान हो गया है। लेकिन अब जो वो 9 और 10 मई की FIR की वजह से अंदर गए हैं, तो इससे ये साबित होता है कि शायद अब उनका नाम भी उन लोगों की फहरिस्त में शामिल हो गया है जिनको सिस्टम किसी किस्म की कोई रियायत दिखाने को तैयार नहीं है, कोई रिलीफ देने को तैयार नहीं है। क्योंकि अभी तक जो भी लोग 9 और 10 मई के वाकयात में मुलविस या उसके इल्जाम की वजह से जेलों में है, उनका तो खैर अता पता भी कुछ नहीं है। कईयों का तो उनका पता भी नहीं है कि वो कहाँ है, किसके पास है, उनके साथ आगे क्या होगा। तो असद कैसर साहब के लिए लगता है कि कोई ज्यादा मुश्किल वक्त जो है उसका आगाज होने वाला है। सो लेट्स सी, टाइम इज गोइंग टू टेल कि उनके साथ मामला जो जुड़े हुए हैं वो क्या होते हैं। मेरे आज के इस व्लॉग से बस यही कुछ। अगर आपको ये कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे इस कंटेंट को शेयर कीजिए। मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।